जैसा कि पाठ का नाम है दो संस्मरण और इसके लेखक हैं संजय सिन्हा। पाठ शुरू करने से पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि संस्मरण यानी क्या। जब हम अपनी यादों के सहारे किसी व्यक्ति के जीवन अथवा घटनाओं का वर्णन करते हैं या उन्हें लिखते हैं तो उसे साहित्य में संस्मरण कहा जाता है। तो इस तरह बताया है कि कोई याद जिसको हम ध्यान देकर उसे लिखते हैं या उसका वर्णन करते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। तो ऐसे ही लेखक संजय सिन्हा ने इस पाठ दो संस्मरण में पहला हंस और आदमी नामक संस्मरण का उल्लेख किया है। इस संस्मरण में सिन्हा जी ने पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार को प्रस्तुत किया है तथा पक्षियों को प्रतीक बनाकर मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करने तथा दृढ़ निश्चयी होकर सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को महत्व दिया है। इस संस्मरण के माध्यम से सिन्हा जी ने नेतृत्व के गुण और उनकी जवाबदारी को भी स्पष्ट किया है। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे। संजय सिन्हा जी पाठ पढ़ने वाले जो हम वाचन कर रहे हैं इनसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेजी अक्षर वी के आकार में ये उड़ते चले जा रहे होते हैं। तो हमने हमेशा देखा है जब आसमान में पक्षी उड़ते हैं तो हमेशा एक सामने रहता है और फिर वी का शेप बनाते हुए वे उड़ते दिखते हैं हमें, है ना। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं छोटा था और सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में घर की छत पर कभी हंसों की ये उड़ान दिख जाती तो हैरान रह जाता। ऐसा लगता मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफ़ेद पंखों से लिपटकर हवा में तैरते चले जा रहे हैं। अनुशासित सिपाही क्यों कहा है? क्योंकि देखो इनकी आपस में जो वो दूरी रहती है वो कई मील दूरी उड़ने के बाद भी वो उतनी ही बरकरार रहती है और उनका जो उड़ने का जो ये शेप बना रहता है वो भी उसी डिसिप्लिन से बना रहता है। तो जिस तरह सिपाही अपने हमेशा व्यवस्थित और डिसिप्लिन में रहते हैं उसी तरह ये पक्षी भी जब उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई न कोई अनुशासन इनमें ज़रूर है। मेरे मन में ढेरों सवाल उठते, आखिर ये इस तरह वी बनाकर आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहा? बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से चला जा रहा? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है? कौन है इनका निर्देशक? तो इस तरह कवि के मन में, लेखक के मन में बहुत से सवाल उठते चले जा रहे हैं। वास्तव में सोचें तो हमारे मन में भी न जाने कितने इस तरह के सवाल उठते हैं। बहुत से सवाल लेकर जब मैं माँ के पास आता तो माँ मेरा सिर सहलाती, कहती ये तो मानसरोवर के राजहंस है। तो इस तरह लेखक जो है अपनी माँ से इस तरह के सवाल करता और माँ उसे उसकी जो भी बातें थी उसको सुनती और उसका कोई ना कोई जवाब देती। तो ये सारे हंस जो इस तरह एक ही गति से उड़ते हैं उसका क्या मतलब हुआ? तो माँ कहती ये आपस में रिश्तेदार हैं और सबसे आगे वाला उनका नेता होता है, वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है। उसके पंखों की को बाकियों से ज़्यादा मेहनत करनी होती है। सामने आने वाले खतरों को वह पहले पहचानता है, वह हवा को काटता है, उसके बाद बाकी के हंस हवा को काटते हुए चलते हैं और अपने से पीछे वाले हंसों के लिए वह उड़ान को और आसान बनाते चलते हैं। ऐसा माँ उसे समझाती। लेकिन माँ सबसे आगे वाला ज़्यादा मेहनत करता है और उससे पीछे वाले के लिए रास्ता आसान बनाता चलता है, ऐसा क्यों? उससे क्या फ़ायदा होता है? तब माँ कहती है कि ये रिश्तेदार हैं, ये जानते हैं कि कर भला तो
हो भला, इसलिए ये एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं। ये बहुत दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं। ये एक बार में 10 घंटे उड़ सकते हैं। तो इस तरह लेखक के कई सवाल और कई सवालों के बहुत से जवाब उसकी माँ द्वारा दिए जाते हैं। और जैसा कि उसे माँ बताती है कि ये जिस तरह रिश्तेदार आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, उसी तरह ये हंस भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। और जो सामने वाला हंस है वो दूसरे हंसों को तकलीफ़ न हो इसके लिए वो क्या करता है, हवा को आगे काटता चला जाता है और दूसरे हंसों के लिए रास्ता जो है वो आसान बना चला जाता है। उसी प्रकार जो घर का मुखिया है, हम देखते हैं कि सारी तकलीफ़ें वो स्वयं अपने ऊपर लेता है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों को किस तरह आराम होता है और उनके लिए हर कठिनाइयों का कोई न कोई समाधान वह निकालता है। तो इस प्रकार ये उसकी माँ बताती है कि ये रिश्तेदार है। आगे देखेंगे। हाँ बेटा, कई बार उससे भी ज़्यादा। इनमें सबसे आगे वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है। फिर जब वह थकने लगता है तो उससे पीछे वाला उसकी जगह लेने पहुंच जाता है। ऐसे ही सारे हंस उड़ते हुए अपनी अपनी जगह बदलते जाते हैं। मैंने बताया ना, सबसे आगे वाला नेता होता है और वह दूसरे हंसों के लिए उड़ान को आसान बनाता हुआ अपने पंखों से हवा को काटता चला जाता है। पीछे वाले को कम मेहनत करनी होती है और उसके पीछे वाले को और कम। इस तरह ये बीच हवा में ही सुस्ताते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए हजारों मील का सफ़र तय कर लेते हैं। माँ फिर मुझे हंसों की ढेर सारी कहानियाँ सुनाती, बताती कि हंस मोती खाते हैं, हंसों के पास नीर छीर अलग करने का विवेक होता है, वे दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। ये तो बच्चों आपको मालूम होगा, दूध में पानी आप मिला के हंसों के सामने रखिए तो वो क्या करेगा, दूध पी जाता है और पानी उसमें से बचा ही रह जाता है। एक बार एक शिकारी ने किसी हंस को मार दिया तो कैसे सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया। शिकारी ने सिद्धार्थ से जब अपना शिकार मांगा तो उन्होंने कैसे उसे समझाया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है। और फिर मैं उन हंसों के साथ उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता। मेरे पंख तब कमज़ोर थे, लेकिन मुझसे आगे वाला हंस मेरे लिए उड़ान को आसान बनाता चला जाता। मेरे हिस्से की मेहनत वह करता और हम साथ साथ आसमान में बहुत दूर उड़ते चले जाते। तो यहाँ जो लेखक है वह यह बता रहा है कि परिवार का एक भी सदस्य यदि कमज़ोर है तो जो बड़े सदस्य हैं वो अपनी ताकत, अपनी शक्ति और अपनी हिम्मत से उसको भी वो बल, वो आत्मबल, वो इच्छा शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि वह भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगता है। तो सारी कठिनाइयाँ बड़े अपने पास रख लेते हैं, अपने सिर ले लेते हैं और कठिनाइयों को सरल बनाते हुए आगे वो छोटों के लिए रास्ता हमेशा खोलते हैं। मेरे मन की उड़ान में सबसे आगे वाला हंस पिताजी की तरह लगता, फिर माँ, फिर चाचा चाची, हम सारे भाई बहन और दादी भी। दादी तो बूढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, पिताजी के मजबूत पंख सबके लिए रास्ता बनाते चलेंगे। वे सभी संकटों में दो हाथ करके सामने दीवार बनकर खड़े रहेंगे। पहले दादी जी ने पिताजी के लिए रास्ता बनाया होगा, अब पिताजी दादी जी के लिए बना रहे हैं। यह तो परिवार है। तो बच्चों, हमें मालूम है कि किस तरह परिवार में सब एक दूसरे का सहारा बनकर चलते हैं, है ना, और हर मुश्किल में वो एक दूसरे का साथ देते चले जाते हैं। पिताजी थक जाएंगे तब माँ आगे हो जाएगी, फिर चाचा जी आगे हो जाएंगे और उड़ते उड़ते मैं भी तो बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं भी आगे आऊँगा। मैं पिताजी से कहूँगा कि आप आराम कीजिए, मेरे पंख सबके आप पंखों को आराम देंगे, मेरे पंख सबको साथ लेकर उड़ेंगे।
देखो कितनी अच्छी बात कही है। लेखक कहता है कि जब सारे अपनी एक उम्र के दहलीज पर पहुंच जाएंगे, तो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाएंगे, तब तक मैं बड़ा हो चुका हूँगा और तब मैं उनका सहारा बनूंगा। आज वो मेरा सहारा है, कल मैं उनका सहारा बनूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबको हंसों के बारे में बताऊंगा कि आदमी भी चाहे तो ऐसे साथ साथ बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। एक दिन मैं बड़ा हो गया, बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी ऐसा कहाँ होता है। वह एक बार आगे हो जाता है तो सिर्फ अपने लिए सोचने लगता है, उसे पीछे वालों की चिंता नहीं रहती। कई बार पीछे चलने वाले भी आगे निकलने की होड़ में उस अनुशासन को तोड़ देते हैं। कई बार तो अपने पंखों से दूसरों के लिए हवा काटने की जगह उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। बच्चों, ये इंसानों के लिए बात कही गई है कि हंस तो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं, एक अनुशासन से आगे बढ़ते हैं, और जो कमज़ोर हंस होता है वो पीछे होता है, लेकिन उसके लिए कठिनाइयों को दूर करने वाले आगे जो हंस होते हैं वो उसकी कठिनाइयों को दूर करते जाते हैं। लेकिन इंसानों में ऐसी फितरत नहीं है। वो जितना आगे होता है उतना वो अपने लिए ही आगे बढ़ने की सोचता है, और पीछे चलने वालों को वह पीछे ही छोड़ देना चाहता है। तो इस तरह यदि हंस अनुशासन से रह सकते हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए या लेते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो फिर इंसान क्यों नहीं कर सकता ये सब। माँ तो कहती थी कि भगवान के बनाए सभी जीवों में आदमी सबसे बुद्धिमान होता है, लेकिन मुझे तो हंस बुद्धिमान लगते हैं। सबको साथ लेकर उड़ते हैं, एक दिन में 10 घंटे उड़ते हैं, हजारों मील उड़ते हैं। सबसे कमज़ोर हंस भी उनके साथ उड़ लेता है। फिर आदमी ऐसा कहाँ करता है। अब माँ नहीं है, होती तो मैं ज़रूर पूछता कि माँ, इन हंसों को रिश्तों का पाठ किसने पढ़ाया। तो इस तरह इस कहानी के माध्यम से लेखक जो है वह सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को दर्शा रहे हैं, और उसके साथ साथ बड़ों के गुण और उनकी जवाबदारियों को भी यहाँ पर, उनकी जिम्मेदारियों को भी यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो जब हंसों में, पक्षियों में यह बात हो सकती है, तो एक परिवार में, एक समाज में, एक देश में यह बात क्यों नहीं हो सकती। आगे हम देखेंगे आत्मीय रिश्ते नाम की दूसरा संस्मरण। दूसरे संस्मरण आत्मीय रिश्ते, इसे हम अभी पढ़ने वाले हैं, जिसमें लेखक ने पारिवारिक रिश्तों, संबंधों के महत्व को दर्शाया है, और किस तरह लेखक के परिवार ने अपरिचितों को सहजता से आश्रय दिया अपने घर में, उनकी सहायता की। यह आज के समाज में दिखाई नहीं देता। यह आज के समय के लिए बेहद अनुकरणीय है। इस बात को लेखक ने इस संस्मरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो अभी हम ये पढ़ेंगे। कई साल पहले एक रात हमारे घर की घंटी बजी। ये लेखक अपना संस्मरण अपने साथ घटी हुई एक घटना को बता रहा है कि कई साल पहले एक रात हमारे घर की घंटी बजी। तब हम पटना में रहते थे। आधी रात को कौन आया? घंटी बजने से पिताजी बाहर निकले। सामने 2 लोगों को खड़े हुए पाया, एक पुरुष और एक महिला। पटना वाले हमारे घर के बरामदे में लोहे की ग्रिल लगी थी, जिसमें हम रात में ताला बंद कर देते थे और पूरा घर सुरक्षित हो जाता था। ये लेखक अपने घर के बारे में विस्तार बता रहे हैं। पिताजी ने ताला खोला, पूछा, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? उन्होंने पिताजी के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाई। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी और खुश हो गए। उन्होंने आगंतुकों पर आंख मूंदकर विश्वास कर लिया। आगंतुक यानी मेहमान, आने वाले लोग। उन्होंने हमें आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि ये लोग फलां जगह से आए हैं और इन्हें हमारे बुआ जी ने ही भेजा है। हम सारे सुनकर खुश हुए। बुआ जी ने भेजा है? वाह!
अब हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं था कि वह कौन है और कहाँ से आए हैं। बुआ जी का कहा पत्थर की लकीर था। उन्हें हमारी बुआ जी ने भेजा था, यही जान लेना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सर्दी की वह रात थी। फटाफट उनके सोने के लिए एक बिस्तर का इंतजाम किया गया। हम दोनों भाई 2 रजाइयों में लिपटे थे। हमारी एक रजाई ले ली गई और कहा गया कि दोनों भाई एक ही रजाई में घुस जाओ। एक रजाई एक नए मेहमान को देनी है। हमें याद है हम पहली बार उनसे मिल रहे थे। पिताजी ने अपनी बड़ी दीदी और उनके पूरे परिवार का हाल पूछा और ये जान लिया कि वे उनके जानने वाले हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार नहीं, बुआ जी की पहचान वाले हैं। आने वाली महिला की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज होना था। चूँकि वे मेरी बुआ जी को जानते थे और बुआ जी के छोटे भाई का परिवार पटना में था, इसलिए ये तो सोचने की बात नहीं थी कि वह कहाँ रहेंगे। वह बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे घर पहुँच गए थे। उनकी ट्रेन आनी तो शाम को थी, लेकिन ट्रेन के टाइम से न चलने का कौन बुरा मानता है। ट्रेन 5 घंटे लेट पहुँची थी और हमारे वह मेहमान बिना खाए पिए आधी रात में हमारे घर पहुँच गए थे। फटाफट खाना बना, सोने का जुगाड़ हुआ और सुबह उन्हें अस्पताल पहुंचाने का भी। वे लोग सप्ताह भर हमारे घर रहे। हम खूब घुल मिल गए। हम रोज़ ठहाके लगाते, साथ खाते, पूरी मस्ती करते। ऐसा लगता था मानो हम सदियों से एक दूसरे को जानते हों। बुआ जी ने तिल की मिठाई भेजी थी। दिल्ली में उसे गजक कहते हैं, हमारे यहाँ सब तिलगुड़ कहते थे। हम सब ने तिल और गुड़ की उस मिठाई को खूब मज़े से खाया। हमारी बुआ जी सारे संसार का ख्याल रखती थी और भाई भतीजों में तो उनकी आत्मा ही बसती थी। उन्होंने अपने परिचित भेज दिए। हमने उन्हें रिश्तेदार बना लिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम दोबारा कभी उस रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए जो उस रात हमारे घर आए थे। लेकिन हम सब भाई बहनों के जहन में उस रिश्ते की याद आज भी ताज़ा है। हम आज भी उनके आने और उनकी अपनी रजाई छिन जाने को याद कर खुश होते हैं। जब मैं 25 साल पहले भोपाल से दिल्ली नौकरी करने आया था तो मेरे मामा जी ने एक चिट्ठी उनके अपने एक जज दोस्त के नाम लिखकर मुझे भेज दिया था। दिल्ली से किदवई नगर में वह रहते थे। मैं चिट्ठी लेकर उनके घर पहुंच गया। विश्वास कीजिए, जितने दिन उनके यहाँ घर रहा, परिवार के एक सदस्य की हैसियत से रहा। उनकी बेटियां मेरी बहनें बन गई और उनका बेटा मेरा भाई। मुझे कार्यालय से आने में देर होती तो वे चिंतित होते और मेरी राह तकते। मेरे एक परिजन ने जानना चाहा कि मैं रोज़ माँ, भाई, पत्नी, पिता और तमाम रिश्तों पर ही क्यों लिखता हूँ। उनका कहना है कि ये रिश्ते तो उनके पास भी हैं, फिर रोज़ रोज़ रिश्तों की चर्चा क्यों। बात तो सही है, लेकिन फिर मैं यह सोचने बैठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि क्या सबके पास रिश्ते हैं? क्या सचमुच रिश्ते हैं? कल मेरे पास किसी ने रिश्तों पर एक सुंदर पंक्तियाँ लिखकर भेजी। आज मैं कुछ छोटे में उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बहुत गंभीरता से उन पंक्तियों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे यकीन है आपने 1000 बार पहले ये पंक्तियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन आज एक बार मेरे कहने से पढ़िए। फिर मुझे बताइए कि क्या सचमुच हम सब उन पंक्तियों के किसी कोने के करीब हैं। तो पंक्तियाँ कुछ इस तरह है। अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच बात करते हैं। अकेले हम मजे कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच उत्सव मनाते हैं। अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच हम तो ठहाके लगाते हैं। और आखिरी लाइन यह कि यह सब सिर्फ इंसानी रिश्तों में ही संभव है। मैं रोज़ रोज़ रिश्तों की कहानियाँ सिर्फ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि यह सच सही है कि आज आदमी सबके बीच रहकर भी सबसे अकेला हो गया है। सारे रिश्ते हैं, लेकिन दरअसल कोई रिश्ता ही नहीं बचा। हम सब अपनी ज़िंदगी जीने में की तैयारी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास स्वयं के लिए भी समय नहीं रहा। अब मैं कहीं जाता हूँ तो होटल बुक कराता हूँ। पता नहीं सारे रिश्ते कहाँ चले गए। आप में से किसी के पास बुआ के उस पड़ोसी का कोई रिश्ता बचा है तो आप भाग्यशाली हैं।
मैं तो अपने उसी भाग्य की तलाश में हर रोज़ मुंह उठाए आपके पास पहुंच जाता हूं। तो यहाँ लेखक बहुत अफसोस जता रहे हैं कि जो रिश्ते पहले थे, सिर्फ नाम लेने मात्र से व्यक्ति अपने फ़र्ज याद रखता था और उन रिश्तों को निभाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देता था। लेकिन आज वो रिश्ते कहाँ गए? क्यों आज हर व्यक्ति कहीं जाता है तो रिश्ते न ढूंढकर होटलों में रहने की बात करता है? क्योंकि आज व्यक्ति इस दुनिया में एक होड़ के रूप में जी रहा है, एक मोबाइल के बीच में, एक कंप्यूटर के बीच में सिर्फ एक मशीन बनकर रह गया है। भूल गया है रिश्ते, आत्मिक रिश्ते।